संस्थाएं, प्रक्रियाएं और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस प्रोसेस इन इंडिया। ये जो आपका प्रीवियस ईयर्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू बनाया गया है और इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग आपको ड्यू सॉल्व की तरफ से आपको कोई मटेरियल वगैरह नहीं मिले हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रहे होंगे। तो इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखें और ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा ताकि आप पासिंग मार्क्स और उससे थोड़ा एडवांस ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, राजीव भार्गव द्वारा चिन्हित भारतीय संविधान की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां और विफलताओं के बारे में इनकी बात करना है। तो राजीव भार्गव ने भारतीय संविधान को उपलब्धियों और विफलताओं के संदर्भ में बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज में जीवित संस्कृति को बताया। ऐतिहासिक दस्तावेज और जीवित संस्कृति के रूप में वर्णित किया है। तो इनमें पहला है समानता का सिद्धांत। इनका मानना था कि संविधान में समानता का सिद्धांत मजबूती से स्थापित किया है तथा नागरिक को एक समान अवसर और समान अधिकारों की गारंटी की दी है। वहीं धर्मनिरपेक्षता, जिसमें संविधान के धर्मनिरपेक्ष, जिसमें मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान में सामाजिक और धार्मिक विविधताओं के साथ है। साथ ही इन्होंने ये बताया था कि सभी लोगों के समान अवसर के साथ साथ समान उनके देने चाहिए। और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय संविधान में के निर्माता के क्षेत्र में सभा संगठन गठन हुई। इनके द्वारा कुछ बताए गए थे राजीव भार्गव द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विपक्षियों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ सुरक्षा का मानना। इनका मानना था कि संविधान के विपक्ष और अल्पसंख्यक सुरक्षा, सशक्तता, स्वतंत्रता, जनसंख्या नियंत्रण पर उपाय की प्राथमिकता देनी चाहिए। राजीव भार्गव ने इस पर ज़्यादा फोकस किया। कुछ भी इनके विफलताएं भी थी, जैसे कि कुछ अनुच्छेद 370 और 35 को हटाए जाने पर विरोध इन्होंने किया था। इनका मानना था कि भारतीय संघ को अनुच्छेद 370 और 35 को हटाए जाने पर कश्मीर में और ज़्यादा विरोध उठ गया। और अर्थव्यवस्था में सामंजस्य, जिसमें से संविधान की अर्थव्यवस्था को एक स्थिरता और विकास की दिशा में नहीं ले जाने के लिए नकारात्मक प्रभाव पड़े। इसके साथ ही तीसरा, राजनीतिक विफलताओं के साथ राजीव भार्गव के कई बार संवैधानिक और संरचना का विपरीत में राष्ट्र के विरोध किया। ये सबसे राजीव भार्गव के समस्या और विफलताओं के बारे में बताया। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जाने तो राजीव भार्गव ने संविधान की समाजशास्त्र और प्रक्रिया को उचित किया और तथा उन्होंने ये बताया था कि संविधान निर्माण में समाज, राजनीतिक और आर्थिक दबाव के साथ विश्लेषण करना चाहिए। और ये संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये बल्कि ये भारतीय समाज का विकास, सामाजिक संरचनाएं और सामाजिक न्याय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। तो ये एक जीवित संस्कृति के रूप में देखते हैं जो भारतीय राष्ट्र के अनुभव और आदर्शों को प्रतिबंधित करती है। उन्होंने ये राष्ट्र के निर्माण के संविधान उद्देश्य और संशोधन की अत्यंत महत्वपूर्ण बताया, जिसमें संविधान की स्थापिता और सुधार के लिए सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पर बहुत जोर दे पड़ती है। इसके अलावा राजीव भार्गव ने संविधान एक न केवल कानूनी दस्तावेज के रूप में, बल्कि उन्होंने ये भारत के समाज के साथ गहराई से जोड़ा और इसका महत्व को माना। तो ये अब निष्कर्ष का बात करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि राजे राजीव भार्गव द्वारा जो भारतीय संविधान के सैद्धांतिक दस्तावेज नहीं के रूप में देखा, बल्कि ये एक जीवित संस्कृति के रूप में देखा। यही निर्माण आधार माना था और संविधान ने समाज के सामाजिक आर्थिक न्याय को माध्यम से समाज को समझता और प्रोत्साहित किया गया। उनका मानना था कि संविधान एक संशोधन की प्रक्रिया है जो सुधार के अत्यंत महत्वपूर्ण है और राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत, और ताकि वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक और परिवर्तन के रूप में सामंजस्य किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने ये बताया था कि समाज संरचना के न्याय का महत्वपूर्ण है और अन्य उपायों के साथ इनकी अन्य वर्गों के साथ जुड़ाव है। अब हम दूसरा क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। ग्रेनवेल आइंस्टीन के द्वारा, जिसने भारत संविधान की सभी
की प्रतिनिधियों की सभा थी। क्या आप सहमत हैं? अपने दृष्टिकोण से कारण बताइए। इन्होंने भी अपनी भारतीय प्रतिनिधि सभा के रूप में कई कारण बताए, जैसे कि पहला कारण है संविधान तैयार करने का मकसद क्या होनी चाहिए। फिर दूसरा, प्रतिनिधित्व की तंत्र क्या है। नेहरू की संविधान सभा का विश्वास क्या है। ये सारे पॉइंट्स हैं। संविधान की तैयार करने में मकसद का यही है, उसका उद्देश्य क्या होनी चाहिए। तो संविधान भारतीय निर्माण निर्माण में भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकार को स्थायी रूप से सुनिश्चित करती है। इसलिए संविधान सभा का काम था कि समस्त समुदाय के लिए वर्गों का प्रतिनिधित्व करना। दूसरा है प्रतिनिधि तंत्र, इसमें सभी संविधान सभा के ऐसे चयन तंत्र जो माध्यम से किया जाए जिसमें समस्त वर्ग क्षेत्र वर्ग और जाति के अधिकतम प्रभावित प्रतिनिधित्व हो, साथ ही इनकी आवाज़ सुने और हितों की इनके ध्यान रखे। ऐसे प्रतिनिधित्व तंत्र की चाहिए, इनके द्वारा चाहिए। और थर्ड है कि संविधान सभा का विकास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रमुख नेताओं के साथ संविधान सभा को तबको प्रतिनिधित्व करने में आदान प्रदान किया तथा उन्होंने एक सभा संगठन का गठन किया जिसमें जनता का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में प्रतिनिधित्व करता है। चौथा है भारत संविधान में नागरिक समृद्धि। संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान के माध्यम से समस्त भारतीय नागरिकों का समर्थन, सुरक्षा, समृद्धि के लिए समान अधिकार अवसर प्राप्त होना। इसलिए संविधान सभा एक भारतीय संविधान सभा का एक रूप में उचित किया। इनके द्वारा कुछ कारण भी थे इनके द्वारा। इनके अतिरिक्त हम देखते हैं कि राष्ट्र की समृद्धि का प्रतिनिधित्व करना, सामाजिक समावेश। सामाजिक समावेश से ये तात्पर्य है कि इसमें सभी महिलाएं, अल्पसंख्यक, दलितों, आदिवासियों का अन्य वर्गों के लिए एक समाज में समानता और न्याय को प्रमोट करना। इनका मेन मकसद यही था। साथ ही साथ इनके अलावा और कुछ और पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना, जिसमें संविधान सभा ने विभिन्न समुदायों के साथ एकता, संस्कृति की सामंजस्य तथा स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। संविधान संरक्षण संविधान संरक्षण से तात्पर्य यही है कि समय समय पर इस पर संशोधन किया जाना चाहिए जिसमें देश के ताज़ा और आवश्यक संविधान हो। फिर जाति समानता के आधार पर जातिगत लिंग समानता बढ़ावा देने और जनता के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक को सुनिश्चित करने में कदम उठाए। इन सब कारणों से ये पता चलता है कि भारतीय संविधान सभा में उच्चतम न्याय और समानता का सिद्धांत था। इसलिए हम समुदायों के समान और इन तबकों का अधीन अधिकारों का समर्थन किया तथा संविधान सभा के निर्माण में जो अवधारणाएं, मूल्य, व्यक्ति और नागरिकों की सुरक्षा के हितों के लिए कई सारे इनमें दृष्टिकोण देखे गए और भारतीय प्रतिनिधि सभा के रूप में देखा जा सकता है। निष्कर्ष हम इसके निकाल सकते हैं कि संविधान सभा में सभी प्रतिनिधि सभा के रूप में देखते हैं। इसके प्रमुख कारण राष्ट्र की एकता, सामाजिक समावेश में न्याय, समानता है और साथ ही साथ संविधान सभा के सामाजिक सभी वर्गों के समुदाय और नागरिक हितों की ध्यान में रखते हुए संविधान तैयार किया गया, जो देश के संवैधानिक आधार में कार्य करता है। संविधान सभा के राष्ट्रीय एकता, समृद्धि और समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में चुनाव आयोग की संरचना पर चर्चा करें। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में आयोग की भूमिका। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। उस समय एक थे न्याय चुनाव आयुक्त, अब इसमें संशोधन कर इसमें 3 हो गए हैं। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है उसमें परिवर्तन आने की हो रहा है, देखने को मिल रहा है। जैसे कि भारत के चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष जो एक चुनाव कराने की सुनिश्चित न्याय करता है, इनमें बहुत सारी भूमिका होती है। पहला यही है कि चुनाव का प्रबंधन। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा मुख्य कार्यों की पर चुनाव का प्रबंधन करना है, जिसमें सभी प्रक्रियाओं का संचालन, जैसे कि उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया है, मतदान का केंद्र संचालन करना, मतदान की गिनती और चुनाव का परिणाम घोषित करना। ये अभी तक कुछ समय से अच्छे काम कर रहे हैं चुनाव आयोग। दूसरा पॉइंट ये है निष्पक्षता की गारंटी। मानी
माने कि यही है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी निष्पक्ष और सुनिश्चित करे, जिसमें सुरक्षा के दृष्टि से तथा पार्टी को चिन्हित पर प्राप्त उनसे और कोई इसमें धांधली ना हो, इसकी गारंटी देता है। जैसे कि पार्टी के सुनिश्चित के तरीके से प्रभावित नहीं करता, चुनावी प्रक्रिया न्याय संगत की और त्रसदी होती है। तीसरा हमारा है चुनाव की सुरक्षा। चुनाव की सुरक्षा जैसे मैंने आपको पहले थोड़ा हिंट दे दिया, फिर भी मैं बताता हूँ कि इसमें चुनाव की प्रक्रिया में सहायता से इसमें सुरक्षा इसमें जैसे कि बीएसएफ, बीएसएफ का कुछ जवान आते हैं, सीआरएफ, सीएफ और स्टेट पुलिस, जो ये सब आते हैं। इनसे सुरक्षा की देखा जाता है। फिर चुनावी शिकायतों का समाधान करना है। जैसे काफ़ी सारी पार्टी इसमें होती हैं कि ईवीएम वगैरह की हैक होने की शिकायत करती हैं। इसके अलावा ये भी है कि चुनाव की शिकायतों को सुनता है और तत्काल निष्पक्षता के समाधान करने का प्रयास करता है। इसका मकसद चुनाव की प्रक्रिया में सुधार करना और न्याय न्याय सुनिश्चित करना। चुनाव संसद चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिकता को चुनाव के बारे में संवाद करता है, जिसमें लोगों के चुनाव की प्रक्रिया के जागरूकता के लिए सक्रिय भागीदारी होता है। चुनाव पर नियंत्रण आयोग द्वारा चुनाव पर नियंत्रण के लिए उल्लंघन संदेश देता है, जिसमें चुनाव उल्लंघनों की जांच करवाना, कार्रवाई करने के लिए संगठन। चुनाव में संवेदनशीलता भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की प्रक्रिया में संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए तकनीकी उपाय और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीनों का प्रयोग करती है। ईवीएम, वीपीटी ये सब वगैरह थे। और आठवां हमारा है आधिकारिक संचार, जिसमें नागरिकों के लिए चुनाव प्रक्रिया के बारे में समय पर सूचना प्रदान कर, जिसमें लोगों को सही रूप से जानकारी मिल सके। चुनावी शिक्षा इसमें चुनावी शिक्षा का तात्पर्य यह है कि चुनाव की प्रक्रिया में जानकारी प्राप्त हो और अच्छी तरह से मतदान दे सके। 10वां है विवादों का समाधान। आयोग द्वारा विवादों का समाधान सुलझाने के लिए सुनिश्चित करता है कि क्या उपयोग होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हम देख सकते हैं भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्षता की गारंटी के लिए निष्पक्ष और संस्था के रूप में अतिरिक्त जानकारी मिलती है, जैसे कि संरचनाएं विधि कार्यक्रमों का शुरुआती कार्यक्रमों का शुरुआत, अनुसंधान विकास, राष्ट्रीय समन्वयता, ये सब पढ़ लेना। अब निष्कर्ष हम पढ़ते हैं। चुनाव आयोग द्वारा भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष की सुनिश्चित की गारंटी देता है, जिसमें न्यायपूर्ण हो। चुनाव की प्रक्रिया में संचालन, चुनावी उल्लंघनों जांच करवाना, अन्य संवैधानिक रूप में आदान प्रदान करने की भूमिका होती है। चौथा हमारा क्वेश्चन है भारत में चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या हैं और अब तक के किए गए सुधार तथा चर्चाओं पर उनका देखते हैं। इस पर मूल्यांकन करना है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको पहले ही ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें बता दिया गया था, फिर भी मैं इसमें वही है कि इसकी प्रक्रिया और चुनौतियाँ क्या सामने आएगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला है वोटर रजिस्ट्रेशन और एक्सपोजन, मतलब वोटर रजिस्टर की प्रक्रिया है अक्सर लंबी होती है, जटिल होती है, लेकिन इनमें विभिन्न प्रकार के सुधारों के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया संगम और आसान बनाया गया है। जैसे कि ऑनलाइन ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, जिसमें आम लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा वोटर के आधार और पहचान पत्र की योजना से संबंधित सुधार करना, इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन ईवीएम के मतदाता की तकनीकों को सुधार करना, ईवीएम मतगणना की प्रक्रिया को तेज और अधिक सुरक्षा बनाने की है, जिसमें विवादों और गड़बड़ियों की संभावनाएं कम होती है। तीसरा है सुपरविजन मानव संसाधन, जिसमें कि सुपरविजन और मानव संसाधन की भूमिका अदा करती है, जिसमें स्तर पर अधिक होता है ताकि मतदाता को सही तरीके से निर्देशित किया जा सके और मतदान की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी की कमी बहुत कम हो या गड़बड़ी ही ना हो। चौथा है तकनीकी सुधार। चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी सुधारों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि ऑनलाइन मतदाता, ऑफलाइन पेट्रोल वेबसाइट के माध्यम से केंद्रों को अता पता लगाने में इलेक्ट्रॉनिक मतदाता को सुरक्षित करता है।
सामाजिक जागरूकता, जिसमें सामाजिक जागरूकता इसमें आम लोगों की जानकारी की अभाव कम होती है। उसके अपने एड्स के द्वारा, टीवी माध्यम के द्वारा, रेडियो के द्वारा इनकी जागरूकता के लिए सामाजिक बहुत बन जाता है। वित्तीय पारदर्शिता में से वित्तीय का पारदर्शिता मतलब चुनाव के संदर्भ में इसमें कोई गैर कानूनी प्रक्रिया न हो। जैसे कि आप जानते हैं, हम तो भारत में या राजधानी में रहते हैं, तो देखने को भी मिलता है, और पैसे के रूप में, शराब के रूप में, या किसी चीज़ के दे देना, कैलेंडर बंटवा देना, ये सब। इसके साथ साथ में कई सारे और भी गैर आती है, जैसे कि इसमें है कि चुनाव के धन की संवर्धन पारदर्शिता होनी चाहिए, वित्तीय की लेकिन चुनौतियां होनी चाहिए, गैर अधिकारियों को वित्तीय संस्थाओं के आय और पारदर्शिता होनी चाहिए। इसमें संस्थागत के बारे में बताया गया है। कानून के अंदर सुधार, चुनावी प्रक्रिया में सुधारों का आवश्यकता होती है। नागरिक के लिए वोट के मतदाता प्राप्त करना, गैर विधायकी प्रणालियों को रोकने के लिए कठिनाई की सामना करना, ये कानून के सुधार के अंदर आता है। फिर साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा से तात्पर्य है कि सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा का उपाय अधिकता की जरूरत होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मतदाता मशीन को सुरक्षा, डेटा अनुकूलन और डेटा सुरक्षित करने का शामिल होता है। फिर 10वां, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी, जैसे कि हम पुराने समय मतलब कि 2000 से पहले पहले जो, या कुछ उससे पहले भी काफ़ी सारे जहाँ पर चुनाव करवाया जाता था, वहाँ से पीटियाँ कराई जाती थी, ईवीएम मशीन में तोड़ फोड़ हो जाती थी, या घोटालेबाजी, इस सब से गुंडागर्दी करते थे लोग। तो चुनाव की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी के रोकथाम के लिए बुरी प्रथाओं को ख़त्म करने की कठिनाई का सामना करना पड़ा, जिसमें जाति, उसके बाद 10 पॉइंट लिंग, जाति, धर्म के आधार पर वोटिंग ना करना, जो बिल्कुल इस समय तो पॉसिबल हो रहा है, जैसे ऐसे नहीं करनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया में जाति, लिंग, धर्म के आधार पर वोटिंग करने के लिए प्रक्रिया होती है। चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष होती है। इसके अलावा महिलाओं में प्रतिनिधित्व, और सामाजिक मीडिया का न्यूज़, मीडिया एक अहम भूमिका अदा करती है चुनाव में। अच्छे को बुरे और बुरे को अच्छे बनाने में अहम भूमिका अदा करती है मीडिया। फेक न्यूज़ चलवाना, ध्यान रखते इंटरनेट में प्रयोग स्थापित करना, सामाजिक प्लेटफॉर्म के साथ करना, इंस्टाग्राम मीडिया, और विकलांगों को, दलित का प्रतिनिधित्व करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिसाथी करना, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग, इसमें बायोमेट्रिक वगैरह आते हैं। हमारा है, इसका निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं, चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्ष और पारदर्शिता बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठानी चाहिए चुनाव आयोग को। इनके अलावा स्वतंत्रता का अनुभव को होनी चाहिए। हमारा 5वां क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय राजनीतिक में राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें भारतीय राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का मूल्यांकन करने, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर होता है, इनकी शक्तियाँ बहुत होती हैं। निम्नलिखित पैरा कार्यकाल, इनका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। कानूनी शक्तियाँ इनके पास है, कानूनी शक्तियों के पास शक्तियाँ जैसे कि विधान परिषद को समय समय बुलाने की शक्ति, कानून को सहायक रूप से समझने की, विवेचन की शक्ति, पास हुए कानूनों के बिल समझने के लिए विचारों की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तीसरा है सामाजिक का आदर्श, राष्ट्रपति का आदर्श होते हैं जिसमें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों का, संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। फिर राजनीतिक आवश्यकताओं का संज्ञानात्मक, इसमें समझने के लिए यही होती है कि अपने समूह, भारतीय समूह, पार्टी के मार्गदर्शन और देश के विकास की प्रगति को समझने के लिए। पार्लियामेंट्री प्रणाली की सुरक्षा, इसमें राष्ट्रपति सरकार की सहायता पार्लियामेंट्री प्रक्रिया को समझने के लिए शक्ति होती है, ताकि इसमें संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने में मदद कर सके। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रपति के देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा जिम्मेदारी होती है, जिनमें रक्षा, गुप्तचर और संगठनों के साथ संसाधनों का अधिकार। राजनीतिक आम दिशाओं के सेट, राष्ट्रपति के पास राष्ट्र के भविष्य की देख का एक विजन या हो जाते हैं, जिसमें सरकार का नेतृत्व करते हैं।
फिर आशय राष्ट्र के संशोधन, राजनीतिक सम्मेलन संगठन, आर्थिक नियंत्रण के लिए कार्य, विशेषज्ञों का उपयोग, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मान, राष्ट्रपति पुरस्कारों में वितरण करने की शक्ति होती है। निष्कर्ष, राष्ट्रपति को हम शक्तियों का कार्यान्वयन कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारे तीनों थल, जल और वायु तीनों के पास सुरक्षा क्षमता होती है। इनके पहला देश का नागरिक होते हैं। छठा क्वेश्चन, क्या राज्यसभा में सुधार होनी चाहिए? क्या आप सहमत हैं? इसके कारण बता दीजिए। मैं हमारे हिसाब से तो होनी चाहिए, हो सकता है राज्यसभा में सुधार की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन मेरा विचार अवधान और स्थान है जिसका निर्भर करता है। जैसे कि राज्यसभा में सुधार की आवश्यकता होती है, जैसे प्रतिनिधित्व की समानता। पहला प्रतिनिधित्व की समानता, जो वर्तमान समय में प्रतिनिधित्व के राज्यों के आधार पर होता है, जो कि एक अधिकांश मामलों में असमान होता है। इसका अर्थ यही है कि छोटे राज्यों के सदस्य अधिकतर बड़े राज्यों के से कम प्रतिनिधित्व के साथ आते हैं, समान अधिकार के साथ असमान समझते हैं। समय समय पर चुनाव, राज्यसभा में चुनाव सीधे नहीं होते, बल्कि वह एक राज्य सरकार द्वारा चुने जाने वाले इन पार्टियों के राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाता मिलता है। इस पार्टी के राजनीतिक नेताओं पर कई सारे होते हैं, जैसे कि लोकतंत्र की प्रक्रिया का लचीलापन होना, परिणामी प्रक्रिया का संयोजन होना। आगे हमारा है राज्यसभा का समय समय पर हमेशा राज्यसभा की समय समय और उसके साथ समय पर छठा है राज्यसभा के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व। सातवां है पुनर्निर्वाचन, सीमित क्षेत्र में मापन। और नौवां है समान न्याय संगत। इन कारणों से हम कह सकते हैं, निष्कर्ष ये निकलता है कि राज्यसभा में सुधार की आवश्यकता होती है लोकतंत्र की प्रक्रिया को और प्रतिनिधियों की समान सहज के लिए न्याय संगत संरचना को बढ़ावा देती है। सातवां है भारत में पंचायती राज संस्था की शक्तियां और उसकी आलोचनाएं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को गांव शहरों के लिए स्तर पर स्थापित होती है। ये उनकी शक्तियां और कार्य की आलोचना करती है। 73 संविधान संशोधन 1992 जो ग्रामीण राज्यों के लिए और शहरी नगर पालिकाओं के लिए दिया गया। ग्रामीण के लिए 73वां संविधान संशोधन और शहरी के लिए 74वां संविधान संशोधन। पंचायती के लिए स्वायत्तता, पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वायत्तता की प्रमुख स्रोत होती है, जिसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का विकास की नीति की योजना होती है। फिर सामाजिक न्याय, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के साथ न्याय को सुनिश्चित करना। फिर स्थायी विकास, पंचायती राज्य में संस्था में स्तर पर विकास करने की योजना बनाती है, कार्यों का प्रबंधन करती है, सड़कों का निर्माण, जल संसाधन और स्वच्छता की व्यवस्था करती है। इसके साथ स्वराज संरचनाएं, संवैधानिक की गारंटी, सार्वजनिक प्रशासन और संगठनात्मक संरचनाओं। फिर विकास के लिए वित्तीय सहायता, सामाजिक समावेश, आपात का प्रतिनिधित्व और संप्रेक्षण और नेतृत्व का तात्पर्य यही है कि स्थानीय स्तर पर लोग नेतृत्व और संप्रेक्षण के अवसर प्रदान करते हैं, जिसमें स्थानीय लोगों के सशक्त और की प्रक्रिया में भागीदारी से समझता है। पंचायती राज व्यवस्था की शक्तियाँ और कार्य का गाँव शहरों में सामाजिक आर्थिक विकास का महत्व होती है, इसमें मौलिक अधिकार का तात्पर्य होते हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखें तो पंचायती राज संस्थागत जिसका साक्षरता और शिक्षा को प्रोत्साहित करना होता है, शिक्षा और इसको प्रोत्साहित करना होता है और शिक्षा का माध्यम से गांव शहरों को निवासियों को साक्षरता स्तर बढ़ती है, सामाजिक आर्थिक और सुधार में होती है, लोगों के अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होता है। उसके साथ ही सशक्ता होने की बढ़ती हुई दर गाँव के शहरों में समूह को उत्पादकता, वित्तीय विकास और सामाजिक आर्थिक अवसर पर। इसके अलावा शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य सामाजिक सुधार होता है और पंचायती राज व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाता है। इनका निष्कर्ष ये निकलता है कि पंचायती राज व्यवस्था में सामाजिक मौलिक के तंत्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये लोकतंत्र को मजबूत तत्व जैसे कि स्वतंत्रता, सामाजिकता और
सामाजिक समावेश, न्याय समाधान में मदद करती है। पंचायती राज व्यवस्था के समय संगठित मामले में समाधान करना। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर विकास कार्य और कार्यों का योजनाएं बनाना। इसके अलावा राष्ट्र संस्थाएं जैसे कि लोकतंत्र को महत्वपूर्ण भूमिका निभा करते हैं, जिसमें ग्रामीण एरिया का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा होता है। अब इनका हम 8वां क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इन 4 में से आपको कोई एक करना, 2 करना होता है। 4 में से कोई 2 करना होता है, पर मैंने इसमें चारों के चारों आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। जैसे कि भारतीय संविधान के नैतिक दस्तावेज के रूप में जाने जाते हैं। जी बिल्कुल, नैतिक दस्तावेज के रूप में जाने जाते हैं। संविधान वास्तव में एक नैतिक दस्तावेज के रूप में ही माना जाता है। न केवल लोकतंत्र की आधारशिलता होती है, बल्कि समाज के वर्गों और समूह संघर्ष, अधिकार और कर्तव्यों का समावेश होता है। संविधान का प्राथमिक प्रस्ताव एक मुख्य ध्येय के साथ संविधान में समृद्धि, सामाजिक न्याय और पुनर्निर्माण किया जाता है। लोकतंत्र को स्वतंत्रता, समानता, समावेश में मूल्य का सिद्धांत का बढ़ावा मिलता है। न केवल सरकार को कामकाज के निर्देशन होता है, बल्कि इनके संविधान का कामकाज के निर्देशन तथा नागरिकों के कर्तव्यों का विवरण प्रदान करता है। स्वतंत्रता का अधिकार साथ साथ सामाजिक न्याय धंधों का समूह का उत्थान करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। मौलिक अधिकारों को प्रोत्साहित करती है, प्रोत्साहित करने वाले संरक्षित होती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मानव सुधार, सामाजिक न्याय में समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, विविधता का समर्थन, सामाजिक अर्थ विकास, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक व्यवस्था। ये आप इसको पढ़ लेना, मैंने वाक्य एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके साथ ही संविधान संरक्षण, संविधान का संरक्षकतावाद, प्रतिवादी नीतियाँ, न्याय संगत निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, अधिकारों का सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब आप पढ़ लेना। सामाजिक में सामाजिक सुरक्षा गारंटी देता है और अधिकारों में मौलिक अधिकार आ जाते हैं। ज़्यादातर धर्म में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। निष्कर्ष, भारतीय संविधान एक नैतिक दस्तावेजों को महत्वपूर्ण है जो राष्ट्र की सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार, समान स्वतंत्रता की गारंटी देता है। एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत के संविधान को सार्वजनिक नैतिकता का मूल्य को संरक्षित करता है और समानता के साथ साथ न्याय सिद्धांतों का प्रोत्साहन करना और विविधताओं को धार्मिक स्वतंत्रता का प्रदान करना। इसके अलावा जो राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और समर्थन के साथ जोड़ता है। भारतीय संविधान एक राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण योगदान देता है जो राष्ट्र की नींव को निर्धारित करने में मदद करता है। इसके साथ हम दूसरा बी पढ़ेंगे, जिसमें लोकतंत्र के राजनीतिक निर्देशन सिद्धांतों की भूमिका। राज्य के नीति निर्देशन सिद्धांतों की भूमिका अदा कैसे करता है लोगों के बीच, समाज के बीच। भारतीय लोकतंत्र जो नीतिक निर्देशन सिद्धांत, इसमें ये सिद्धांत निर्देशित करता है कि क्या नीतियाँ होनी चाहिए, क्या समाज में संतुलन, न्याय और समानता कायम रह सकता है, ये इसके बारे में बताया गया है। तो पहला है विश्वसनीयता की न्याय। ये सिद्धांत निर्देशित करता है कि राज्य को न्याय की प्राथमिकता देनी चाहिए और नागरिक अधिकारों का समान रूप से संरक्षण करना चाहिए। दूसरा है सामाजिक न्याय और समानता। राज्य की सामाजिक और आर्थिक समानताओं के साथ प्रोत्साहित करना यानी प्रमोट करना अन्य वर्गों के लिए, जैसे कि विभिन्न वर्गों समुदायों के लिए समान अवसर प्रदान की जिम्मेदारी होती है। विकास की समृद्धि, राज्य के विकास और समृद्धि के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए नीति को प्रोत्साहित करनी चाहिए। स्वतंत्रता का स्वाधीनता, जिसमें न्याय स्वतंत्रता की गारंटी देती है जो वो स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके और साथ ही साथ निर्णय ले सके। सामाजिक आधारित सुरक्षा, जिसमें धार्मिक संतुलन को बढ़ावा देना है ताकि समाज और समावेशों को सुरक्षित कर सके। वहीं छठा विश्वास प्रस्तुति सामाजिक करना, स्वतंत्रता की जवाबदेही। स्वतंत्र जवाबदेही से तात्पर्य ये है कि इसका नीतियों का पालन करना ताकि जनता को विश्वास रह सके कि सरकार की कार्रवाई में उन्हें प्राथमिकता मिले। प्राणी हितों को निर्देशन, जिसमें नीतियों का निर्धारण करना, संवेदनशील होना और सुरक्षित करने की गारंटी। विकास में प्राथमिकता, सार्वजनिक हितों की कार्रवाई।
12वां है विपक्षी संवादिता। निष्कर्ष हम ये तात्पर्य निकाल सकते हैं कि नीतिक निर्देशित सिद्धांत जो लोकतंत्र को महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सिद्धांत राज्य के जनता के हितों में नीतियों निर्माण कार्यवाही करने में लिए मार्गदर्शन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक हित के लिए नीतियाँ बनाने का निर्माण और सामाजिक आर्थिक जो संस्कृति विकास में सहायक हो। साथ ही साथ ये सिद्धांत लोकतंत्र को भारतीय लोकतंत्र के मूल से स्वतंत्रता का मूल तक काम करने में मार्गदर्शित करता है। तीसरा हमारा है सी संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की भूमिकाएं। हमारे संविधान में महिलाओं के लिए 33% की आरक्षण की सुविधाएं दी गई है, जिसमें महिलाओं का बढ़ चढ़ ने भाग लिया है। काफ़ी आने वाले समय में हमने देखा है और जिस हिसाब से आपने उन्हें काम चलाया है। तो पहला है समानता का सिद्धांत। समानता के सिद्धांत से यही है कि समानता सिद्धांत जो संवैधानिक मूल्य से एक महिलाओं के समान रूप से प्रतिनिधित्व संसद में समाज के व्यापक समानता प्रतीक होता है। पुण्य की दिशा में प्रगति पूर्णता के जिसमें महिलाओं का स्थिति को नए और अद्वितीय दृष्टिकोण जिसमें विचारों को उपलब्धता और दिशा सामाजिक न्याय करना महिलाओं में हितों के लेन देन। संसद में कई चर्चाएं होती हैं कि समाज जिम्मेदारी के ध्यान दे परिवाही का मुकदमा समझना सामाजिक महिलाओं का सुधार। तो स्थानीय महिला की सुरक्षा से यही तात्पर्य है कि उनमें समाज समानता और संबंधन की भावना होनी चाहिए। समानता की भावनाओं को होना चाहिए। विभिन्न प्रगतियों में समावेश की समाधान करना प्रगति और समावेशों में समूह का आवाज़ को सुनना ये सब है। इसके अलावा महिलाओं में मुद्दों की समर्थन रोल मॉडल के रूप में प्रेरणा करना नियंत्रण उन्नति करना समृद्धियों का विरोध करना आर्थिक सामाजिक विकास को समृद्ध करना ये सब आप एक बार ढंग से पढ़ लेना। मैं ज़्यादा भी लंबा वीडियो हो जा रहा है, इस वजह से मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ाऊँगा, डिटेल में नहीं बोलूँगा, तो आप ध्यान दे देना। डी है सामाजिक संगठन की नीतियाँ। समकालीन संगठन की नीतियाँ क्या होनी चाहिए। इसमें यही है कि भारत में गठबंधन राजनीति का महत्वपूर्ण गंभीर विषय है, जिसमें राजनीतिक दलों साझेदारी समाज संगठन प्रक्रियाएं विभिन्न संगठन की राजनीति की दिशा और कुछ गठन है। प्रचलन गठबंधन ये गठबंधन नीतियों में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच सहमति पर आधारित होता है। इसमें दलों को समय साझेदार और अन्य साथ करता पोस्ट चुनाव परिवर्तन जिसमें चुनाव के बाद गठित करने वाले जिसमें विभिन्न दलों को साझेदारी के माध्यम से होती है। विदेशी नीतियों पर आधारित सामाजिक संगठन राजनीतिक विचारधाराएं सामाजिक विचारधारा का गठबंधन राजनीतिक समर्थन के विचार के गठन संग्रहालय राजनीतिक स्थिरता ये सब आप पढ़ लेना। इसके बाद राष्ट्र के विभाजन कम राष्ट्र की संवेदनशीलता राष्ट्र में राजनीतिक नेतृत्व के दृष्टिकोण और निष्कर्ष ये निकलता है कि राजनीतिक में गठबंधन नीतियाँ महत्वपूर्ण बनती है, जिसमें राजनीतिक प्रक्रिया का परिवर्तन होता है। इसमें गठबंधन की विभिन्न दलों को साझा करना पड़ता है, विभिन्न विभाजन को कम करने और राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। ये राष्ट्र एकता और समाज की एकता का प्रोत्साहित करता है और राजनीतिक नेताओं को मुकदमे मिलकर इनका प्रेरित करता है। साथ ही साथ ये एक गठबंधन राजनीतिक महत्वपूर्ण हो गया है और आने वाले हमने चुनाव में देखा कि किस प्रकार से ने बीजेपी कांग्रेस जेडीयू आरजेडीयू टीडीपी वगैरह ये सब मिलने अब एक गठबंधन की सरकार है, मतलब बन सकती है, अभी है नहीं। हम दूसरा क्वेश्चन का पार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में संविधान की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। भारतीय संविधान की उत्पत्ति एक प्राकृतिक चर्चा है जिसमें भारत की स्वतंत्रता संग्राम घटनाओं के लिए जाना जाता है। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कांग्रेस। इसने ब्रिटिश के खिलाफ बनाने के लिए एक दल का निर्माण किया था।
इसमें 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भी भारतीय संविधान निर्माता ने संविधान का गठन हुई। इस संविधान सभा के बाद संविधान सभा ने बनाने की प्रक्रिया में शुरू हुई। अमृतसर के प्रस्तावना सभा स्थापित की गई और भारतीय संविधान के निर्माण में बैठक आयोजित की गई। भारतीय निर्माण सभा में संविधान लेखन की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक चली। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में संवैधानिक रूप से स्वीकृत कर लिया गया, इसे लागू कर दिया गया। साथ ही संविधान सभा की विशेषताएं यही है कि समानता में न्याय होने चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, संघीय व्यवस्था, मौलिक अधिकार की गारंटी, निष्पक्षता, संविधान में संशोधन। संविधान संशोधन कई बार संशोधित किया गया और अपनी प्रक्रिया के समय समय उसमें धार्मिक परिवर्तन और सामाजिक नीतियों को भी प्रस्तुत की गई है। सातवां है संवैधानिक अनुशासन। संविधान में मूल्य संघर्ष, इसमें जिम्मेदार राज्य के अधिकार और राज्य के प्रदूषित करना, मौलिक अधिकार, शिक्षा देना। साथ ही साथ इसका निष्कर्ष हम देखते हैं कि संविधान असंज्ञा विचारधारा का निष्कर्ष यही निकलता है कि एक ये दस्तावेज है जो भारतीय समाज को रूप से ढालता है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और समानता का धार्मिक निष्पक्षता के साथ साथ प्रोत्साहित करता है। सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करता है। लोकतंत्र एकजुटता और विश्वास के लिए होता है, जो भारतीय संविधान के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मौलिक अधिकार नीति निर्देशन सिद्धांत के बीचों में परिप्रेक्षण। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार जो हर एक नागरिक के लिए जरूरत है, उसकी समानता, स्वतंत्रता और उसके हकों का लिए हकों का प्राथमिकता देता मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों को अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें सरकार समेत हस्तक्षेप ना करती है। इसमें सरकार कोई अपना बीच में टांग नहीं उड़ाती है। मान लो तेरे से ये है, अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जाओ, पहली सुनी जाएगी, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता शामिल है। राज्य के निर्देशित सिद्धांतों में कार्यवाही कार्यक्रम निर्धारित करने के मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, जिसमें न्याय सामाजिक न्याय और लक्ष्य को सुनिश्चित करने में करती है। आवेदन का तरीका मौलिक अधिकार एक न्याय प्रणाली के रूप माध्यम से नियंत्रित करता है। मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो न्याय द्वारा संवैधानिकता चर्चा में जांच करता है। राज्य के नीति सिद्धांतों का अविवेचनात्मकता सलाहकारी चित्रा गाइडलाइंस के रूप में जाना जाता है। जन्म के आधारित अधिकार जन्म के आधार पर अधिकार मौलिक अधिकार जो जन्म के साथ ही होता है। कार्यवाही का सुनिश्चित, जिसमें मौलिक अधिकारों कार्य प्रणाली के माध्यम से कार्यवाही नीतिता और इसमें व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो, इसलिए माध्यम से न्याय मार्ग का अपील की जा सकती है। राजनीतिक सिद्धांतों का परिवहन सरकारी नीतियाँ और आम लोगों के लिए संशोधन की निषेधनीय होती है। पांचवा हमारा संवैधानिक प्रमुखता। छठा है सामाजिक आर्थिक समानता। सातवां है संवैधानिक सुरक्षा। तीसरा है भारत में राजनीति का विरोधाभासा। इसमें पहला पार्टी का नेतृत्व करना, दूसरा विधायकों का नेताओं का विरोधाभासा, थर्ड है राजनीतिक विचारों का विद्रोह, चौथा है संवैधानिकता नागरिकता निगरानी, सामाजिक विरोधाभासा पांचवा, छठा विपक्षों के साझेदारी का विरोध और सातवां है विदेशी नीतियों पर आभास, सामाजिक मुद्दों पर विरोध और घटकों का समावेश, विधानसभा का विरोधाभासा। इन सब से यही हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है, जिसमें लोकतंत्र को आवश्यकता होती है, नए विचारों के साथ समृद्धि करती है। प्रतिनिधित्व विरोधाभासा विभिन्न मुद्दों और को तैयार करना, निर्माण करना है। इसमें सामाजिक विकास और सामाजिक परिवर्तन की गति मिलती है, जो सशक्त और विकासशील राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। चौथा हमारा क्या राष्ट्रपति के पद बदल गया है या तरीकों के साथ टिप्पणी कीजिए। तो कह सकते हैं कि हाँ, जो राष्ट्रपति के पदों का भूमिका कई परिवर्तन देखने को मिला है। हम यही कारण है कि संशोधन समाज और परिवर्तन के साथ राष्ट्र की परिस्थितियों के बदलाव को देखने को मिलता है। इसमें है पहला संवैधानिक संशोधन, सियासी परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन या राष्ट्रीय की परिवर्तन।
इसके साथ ही अधिकतर बदलती दृष्टिकोण, राष्ट्र की राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय दूतावास, सामाजिक संस्कृति की भूमिका, धार्मिक आध्यात्मिकता का प्रति स्पष्टीकरण। इसके अलावा निष्कर्ष महत्वपूर्ण यही है कि पांचवा, राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ। पहले शक्तियाँ इनकी यह होती है कि संवैधानिक शक्तियों के निर्माण, धारा 32, धारा 226 के सेवन परिवर्तन कर जाती है। विवादों के निर्माण, सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुख्य विवादों का निर्माण किया है। संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा, जुड़े हुए मुद्दों के निर्माण, सोशल जस्टिस सुनिश्चित करना, संवैधानिक अधिकारों का विस्तार। समय कम इसलिए मैं आपको पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ, वरना आपको डिटेल में बताता। और सामाजिक परिवर्तन, तकनीकों का प्रगति, अधिकारियों का नीतियों सरकारी नीतियों का जांच, संवैधानिक अनुपालन का पालन करना। और इसके साथ ही विविधता, जजों का नियुक्ति, न्याय प्रेसिडेंसी, सामाजिक और सामाजिक सुनिश्चित की प्रक्रियाएं। और छठा है हमारा भारत में व्यापित छठा है हमारा व्यापक कांग्रेस की प्रणाली। कांग्रेस की प्रणाली है कि विभाजन की प्रणाली है, प्राथमिकता प्रशासन है और प्रादेशिकता नेतृत्व के समर्थन की प्रक्रियाएं। कांग्रेस प्रणाली जो प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें राज्य स्तर पर प्रशासनिक संगठन करती है, इसमें विभाजन को जिसमें जिला, तहसील, गाँव में विभाजित की गई, प्रत्येक सरकारी नीतियों का निर्माण किया गया जो समय विभिन्न स्तरीय पर की जाती है। इसके साथ ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फिर चुनाव, सातवां क्वेश्चन है, विभिन्न समितियों द्वारा चुनाव की गई हैं, जैसे कि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, चुनाव संशोधन समिति, चुनावी खर्च समिति, चुनावी तंत्रिका समिति, ये सब के द्वारा की जाती है। इसके साथ साथ एक और वोटर रजिस्टर, गरीबी को घोषित करने की आवश्यकता है, शिक्षा को प्रोत्साहित, महिलाओं में सशक्तिकरण, तकनीकी सुधार, ईवीएम वगैरह। साथ ही साथ इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आठवां, भारत में स्थानीय शासन के महिला में समाज से पहला कानूनों का सामाजिक समानता, परिवहन, शैक्षिक समर्थन, सुरक्षा और समृद्धि का साथ भूमिकाएं। इसके अलावा महिलाओं में पंचायती स्थानीय नेतृत्व, महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं के लिए कोष और शिक्षण प्रोत्साहित करने के लिए आती है सरकार। जागरूकता का कार्यक्रम, कानूनी सुधार, इसके अलावा महिलाओं में कार्यक्रम से विशेषण समुदाय संगठन प्रोत्साहित करना। मुकदमे की बात करते हैं, समाज दृष्टिकोण, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक परंपराएं। ये सब पॉइंट्स हैं, आपको डिटेल में पढ़ सकते हैं आप इनको आराम से। शख्सियता और नेतृत्व के कौशल, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यही हो सकते हैं कि भारत के स्थानीय शासन के भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सभी समाज का स्तरों का विकास हुआ। जब महिला स्थानीय विकास के निकाय के प्रक्रिया में भाग लेती है तो उनके द्वारा उठाए जाने वाला मुकदमे जो सामान्य हल सामाजिक कठिनाई और योजना के लिए होती है, भागीदारी का प्रोत्साहित कर जाती है। इससे निष्कर्ष से निकाल सकते हैं कि भारतीय स्थानीय शासन के लिए बढ़ावा के लिए क्या क्या करती है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पेपर, मतलब कि हमने 2 क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं, यह भारतीय संविधान के उपलब्धि की समीक्षा। भारतीय संविधान की उपलब्धि की समीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें राजनीतिक, समाज और अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उपलब्धियों में पहला समाज के सिद्धांत, फिर मौलिक अधिकार, प्रजातंत्र की गारंटी, संघीय संरचना, संविधान संरचना, न्याय संरचना, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष, इसका सीमाएं की बात करें तो संघीय संरचना सीमाएं सामाजिक, आर्थिक, आधारभूत, सामाजिक, क्षेत्रीय और ताकतवर व्यवहार। दूसरा, हमारे संसद भारत में विविधता का करने वाले सफल हो रही है। इसमें उत्तर औपचारिकता होती है, इसमें सामाजिक न्याय, भाषाई, धर्म और जेंडर के आधार पर की जाती है। विपक्ष के नेतृत्व, जाति जनगणना, राज्य के नेतृत्व सिद्धांत, जिला निकायों और विपक्ष सुनिश्चित करना। इसका मौलिक अधिकार को पहले बता दिया था। विधायी के स्वरूप, अधिकारों की प्रक्रिया, अधिकारों का प्रभाव, इसके साथ साथ कार्यवाहन अनुपालन के अधिकृतता, सामंजस्य दृष्टिकोण, परिदोषित अनुपालन के दृष्टता, मौलिक आधार के प्रक्रिया, नीति निर्देशन सिद्धांत का अनुपालन, संविधान का नियंत्रण, ये सब।
न्याय नियंत्रण का प्रणाली, आपात स्थितियों का अनुभव करना। फिर चौथा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति की बदलती हुई सामरिक, ये तो मैंने बता दिया है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना। पांचवा है हमारा राजनीतिक परंपरा में संविधान रक्षावाद, इसमें संघीय संघीय धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय के समानता, संघर्ष से संविधान को प्रावधान का उल्लंघन करना। साथ ही साथ संवैधानिक न्याय में अदालत अदालत संवैधानिक भाषाएं और अधिकारों का हनन, धर्मनिरपेक्ष अधिकारों का मुद्दे और संविधान का विवाद। छठा में भारत में दलीय व्यवस्था की प्रक्रियाएं, दलीय व्यवस्था जो भारत में ऐतिहासिक समाज शास्त्र का मुद्दा महत्वपूर्ण है और प्राचीन समाज में जातीय व्यवस्था का देखा जाता है। दलीय व्यवस्था की समाज में निर्धारित कर जाती है। दलीय व्यवस्था इतिहास का चुटकुले और छिड़ापन के व्यवस्था जो बात जाना जाता है, छुआछूत की बीमारी होती है, ये लोग बड़े लोग समझते हैं। शिक्षा का अभाव इनमें कम होता है, साक्षरता इनकी मिल नहीं पाती, ये सब है। दलीय व्यवस्था की प्रकृति को हम समझे तो पहला सामाजिक असमानता है, शिक्षा का रोजगार का अभाव, धार्मिक असमानता, आचरण की हिंसा, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन की जाती है, और सामाजिक जागरूकता का आचरण, सरकारी योजनाएं, सामाजिक आर्थिक आर्थिक स्वतंत्रता, कानूनी के संरक्षण, शिक्षा प्रसारण, कानूनी संरक्षण, शिक्षा का प्रसार, सामाजिक आंदोलन, सार्वजनिक सुधार। दलित का प्रवृत्ति यही है कि भारत में समय समय से सुधार होने चाहिए, जिसकी जातीय व्यवस्थाएं, सामाजिक अत्यंत हिंसा, संवैधानिक प्रावधानों का पालन, जातीय सातवां है स्थानीय शासन में प्रगति, ये सब ने बता दिया है। समर्थन की कमी, संचालकों को प्रक्रिया और राजनीतिक चुनौतियाँ हैं, इनके साथ में वित्तीय संगठन, कानूनी समर्थन संतुलन, और ये राजनीति करती है। सॉरी, ये सब मैंने बता दिया है, आप आराम से कर लेना। और अगर वीडियो और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, जय हिंद। और मैं आपको ये बता दूं कि इसका अगर आप पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, जिसमें आप आराम से कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट के मैं इसका बनाऊंगा, जैसे कि ये तो था आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोसेशन इंडिया, ठीक। इसके बाद एथिक्स का बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, ठीक। और आपके पास बहुत कम समय है तो जल्द से जल्द मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए, थैंक